प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम इस वीडियो में संस्कृत की विसर्ग संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। हिंदी के विद्यार्थियों के लिए भी ये बहुत उपयोगी है। कक्षा 6 से लेकर ऊपर की कक्षाओं तक जो भी विद्यार्थी संस्कृत का अध्ययन करते हैं उनके लिए बहुत उपयोगी है। हम बहुत ही सरल भाषा में विसर्ग संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। सामान्य तौर पर देखें तो विसर्ग संधि की पहचान बहुत सरल है। संधि विच्छेद करना बहुत सरल है, लेकिन संधि पद का पता लगाना थोड़ा विचार करना पड़ता है कि इसमें विसर्ग संधि है या नहीं। बड़े स्तर पर देखें तो विसर्ग संधि में वो 3 भेद माने गए हैं, सत, रुत व उत। अगर सीधे तौर पर देखें हम विसर्ग संधि में सत संधि, रुत संधि और उत संधि। कंप्यूटेशन की परीक्षाओं में कई बार ऐसा ही आता है क्योंकि इसके बारे में फॉर्मूले या सूत्र का मान करके सीधा ये पूछा जाता है कि इस पद में कौन सी संधि है, सतो है, रुतो है, उतो है। और वैसे सरल इस तरह का प्रश्न होता है तो उसमें सीधा ये पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन सी संधि है, स्वर है, विसर्ग है या व्यंजन है। तो यहाँ हम देखेंगे सामान्य पहचान कैसे करनी है आपको बिना नियमों की जानकारी। अगर आपको नियमों की जानकारी का अभाव है, कम है, तो जहां पर विसर्ग के स्थान पर से का आदेश हो तो वो सत संधि है, और जहां पर विसर्ग के स्थान पर रे का आदेश हो तो वो रुत संधि है, और जहां पर विसर्ग के स्थान पर उ का आदेश हो और उ का आगे जाकर गुण होकर उसका ओ हो जाता है, ऐसी संधि उत संधि के अंतर्गत मानी जाती है। तो बहुत ही सरल तरीके से आप पहचान सकते हो कि इसमें सत संधि है, रुत संधि है अथवा उत संधि है। अब हम बात करेंगे सामान्य नियमों के बारे में सूत्रों के आधार पर, जो कि 10वीं के स्टैंडर्ड का है। सत संधि सामान्य रूप से सत संधि हमने यहाँ भी देखा, सामान्य पहचान विसर्ग के स्थान पर से हो तो सत संधि मानी जाती है। विसर्जनीय से एक सूत्र है जिसमें यह माना गया है कि खरी परे, तो इसको मैंने बहुत ही शॉर्ट नोट के रूप में बना करके बनाया है क्योंकि इसका रूप थोड़ा विस्तृत ज्यादा है। खरी परे है विसर्जनीय से सह। खरी से तात्पर्य क्या हुआ, एक बार फिर से हमें याद दिलानी होगी उन माहेश्वर सूत्रों की, जिसमें माहेश्वर सूत्र आपने पढ़े होंगे, आपको याद भी होंगे। माहेश्वर सूत्रों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? 14, जो कि बहुत ही सरल है, ज्यादा इतना कठिन नहीं है, आप बहुत ही आसानी से इसे समझ सकते हो। तो यहाँ खड़ी शब्द है, खड़ी शब्द खड़ी एक प्रत्यार है। खड़ी में मूल जो प्रत्यार है खर है, और खर में कौन से होते वर्ण है, पहला दूसरा, वर्ण का पहला दूसरा और से और से। खप चढ़कर चढ़ता है, कपय और सर, ये 4-5 माइनर है जो कि खर में खप चढ़कर चढ़ता है, कपय सर 4 ही। अब देखो अगर खर प्रत्यार परे है, परे से तात्पर्य प्लस से पहले, हमने पहले भी इसके बारे में पढ़ा था। तो अगर खर परे है तो यहाँ विसर्ग के स्थान पर से है। बहुत ही सरल है। खर परे का पता कैसे करोगे? बहुत ही सरल तरीका, किसी भी वर्ग का पहला वर्ण, दूसरा वर्ण से। अगर मैं ये वर्ग का पहला दूसरा से तात्पर्य तो आप समझते होंगे, क ख छ छ त थ ट ठ त थ प प, तो यहाँ खरी परे है अगर प्लस से पहले वर्ग का पहला दूसरा वर्ण हो, और उसके बाद अगर विसर्ग है तो विसर्ग के स्थान पर से हो जाता है। बहुत सरल है। और आप यहाँ देखोगे इस उदाहरण में विष्णु धन प्रातः, तो यहाँ हुआ है और उसके बाद विसर्ग है, और यहाँ प्रातः है तो प्रातः में त, तो यहाँ
विसर्ग संधि में वा सरी ये सूत्र है। सरी भी एक प्रत्यार है। सरी में श श स तीन वर्ण है। सरी प्रत्यार है, इसमें मूल प्रत्यार है सर। सर में श श स ये तीन वर्ण है। तो यहाँ सरी परे होने पर विसर्ग के बाद अगर सभी परे हैं तो विकल्प से बन रहा है। जैसे ये सब हमने पढ़ा था नी दन सल ये प्रोज है, यहाँ छ है वो कर है और विसर्ग का छ हो गया निचल हो गया। यहाँ पढ़ रहे हैं अगर सभी परे हैं उसमें खरी परे हैं। सरी में केवल तीन ही वर्ण है, श ख और से तीन ही वर्ण है सरी में। तो सभी परे होने पर यहाँ विसर्ग के स्थान पर विकल्प से होता है, ये ध्यान रखना। कल भी हमने इसके बारे में बात की थी कि विकल्प से क्या बात है। विकल्प से का मतलब होता है जब आप इसमें सूत्रों का है वो सूत्रों को लागू करते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं, तो वहां पर एक बार किसी शब्द का आगम होता है वर्ण का और एक बार नहीं होता है। जैसे आप उदाहरण देखोगे नी दंत संदेह है, तो नी में क्या विसर्ग है और एक बार विसर्ग नहीं है से। तो नी दंत संदेह, नी संदेह और दस संदेह दोनों बार इसका अलग अलग रूप है, यानी एक बार तो विसर्ग रहेगा और एक बार नहीं रहेगा। कब ऐसा होगा सर यानी से परे होने पर ये से आया है यहाँ पर है, या हरी सेते हैं तो हरी सेते में देखो हरी विसर्ग दन सेते तो एक बार तो आएगा हरी सेते और एक बार आएगा हरी सेते। ये विकल्प से आएंगे, विकल्प से आने वाले दोनों उत्तर है वो सही माने जाते हैं। अब यहाँ देखेंगे तो जल्दी और तो में देखो आप ये आपको सीधा नियम याद रखना है। ए धन ए के बाद विसर्ग है और अगला भी है। ऐसी स्थिति में वो विसर्ग का क्या होता है ओ होगा गुण संधि के अनुसार। गुण संधि के अनुसार अधन है तो विसर्ग को उ और उ को ओ आदेश होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि विसर्ग के स्थान पर है वो ओ होगा और जो बाद वाला ए है उसके स्थान पर अव्यय होगा, जो कि हमने पहले भी पढ़ा था। अव्यय जैसे कह धनाभी कह में यहाँ विसर्ग है, यहाँ ए है तो विसर्ग को ओ का आदेश हुआ है, ओ बन गया। और यहाँ जो ए है यहाँ से तात्पर्य प्लस के बाद में जो ए आया है उस ए को अवग्रह में लिखेंगे। ओ धनाभी बराबर ओ अभी, ये अवग्रह बन गया ए का। इसी प्रकार रामाधन यहाँ भी ए के बाद आया है, ए के बाद विसर्ग है राम और तो इसमें होगा क्या होगा राम मो बहुत सी सरल बात समझनी है। ए के बाद ए है, प्लस से पहले भी ए है विसर्ग वाला, बाद में भी ए है, तो पहले जो विसर्ग है उस विसर्ग का ओ हो जाएगा और बाद में जो ए है उसका है वो अवग्रह ए हो जाएगा। राम और राम और कह धनापि ओ धनापि, ये उत्तर संधि का एक उदाहरण है। इसी प्रकार इसमें छोटा सा सूत्र था आसित है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है अ के बाद हस हो। इसमें हमने पढ़ा था ए के बाद ए, यहाँ पढ़ेंगे ए के बाद हस। हस का मतलब हुआ माइसर सूत्रों के अनुसार वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण और ल ये सभी है वो वर्ण हस में आते हैं।
सूत्र है जिसमें केवल आपको इतना ही परिवर्तन करना है, जो पूर्व ए है उसके बाद विसर्ग है जो सबसे पहले वाला, उस विसर्ग के स्थान पर आपको ओ लगाना है। रामो और हस्ती हस्ती रहेगा। नमः नमः, नमो नमः, विसर्ग के स्थान पर क्या हुआ है? ओ हो गया। मन धन अर, तो मन में विसर्ग है, अर तो यहाँ केवल विसर्ग के स्थान पर ओ की मात्रा हो गई और मनोहर बन गया। मन अर, मन मनोहर बन गया। इसी प्रकार यशोदा, तो यहाँ विसर्ग है और विसर्ग के बाद द है, तो तीसरा वर्ण है, वो तीसरा वर्ण है वो हर्ष, हर्ष तीसरा वर्ण है। इसलिए यश विसर्ग का ओ हो गया और दा यशोदा बन गया। तो यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, एक मनोहर, एक यशोदा और नमो नमः सामान्य रूप से परीक्षाओं में से अक्सर पूछे जाते हैं। अब बात करेंगे विसर्ग से रेखा, या रेख से तात्पर्य जहाँ रेख आता है तो रेख का मतलब ही रे ही होता है, ये ध्यान में रखना है, ज्यादा कंफ्यूजन किसी से नहीं है। आकार, आकार का मतलब र, आकार का मतलब आ, रेख का मतलब र, लकार का मतलब ल। तो यहाँ विसर्ग का है वो रेख कब होता है? ईच, एक प्रत्यार है ईच, ईच का मतलब होता है अ और आ वर्जित स्वर, मतलब स्वर है लेकिन जिसमें ए और आ नहीं हो, ए और आ को छोड़ करके जितने भी स्वर हैं ये सभी ईच में माने जाते हैं। अंग्रेजी वाला ईच नहीं है, ये एक माइसर सूत्र है। अगर ए और आ के अलावा स्वर के बाद अगर मृदु स्वर या व्यंजन आए, इसमें स्वर या मृदु व्यंजन आएगा, क्योंकि स्वर मृदु होते हैं, मृदु व्यंजन आएगा। मृदु व्यंजन से तात्पर्य होता है ऐसे व्यंजन जो बोलने में कॉमन हो, जिसमें द्वितीय वर्ण नहीं हो, ट ट ट ड ना वगैरह पंचम वर्ण आदि का अभाव हो, तो ऐसी स्थिति में विसर्ग का अव्यय होता है। यहाँ एक उदाहरण देखेंगे हम, मुनि धनिति, तो यहाँ विसर्ग है, सूत्र के अनुसार विसर्ग से पहले ई हो, मतलब ए या आ नहीं हो, तो यहाँ ई है, विसर्ग है, इति है, तो यहाँ विसर्ग के स्थान पर क्या होगा? र। ए या आ के अलावा कोई स्वर है और बाद में अगर कोई स्वर या मृदु व्यंजन है तो वहां पर विसर्ग के स्थान पर र होगा और बाद वाले के साथ जुड़ जाएगा। मुनि धन इति, विसर्ग का र, मुनि इति। इसी प्रकार तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। क्या बात समझ में आई? ए या आ के अलावा कोई भी स्वर है प्लस से पहले और बाद में अगर कोई स्वर है या मृदु व्यंजन है तो आपको विसर्ग के स्थान पर रे लगाना है, मतलब रे लगाना है, जैसे मुनि की उदाहरण मैंने बताया अभी। अगला देखो, विसर्ग से लोप है, विसर्ग का लोप कहाँ होता है? तीन जगह हमने पढ़ लिया, सतो ऋतो और उतो, सतो ऋतो और उतो के बारे में पढ़ा। उसके बाद ये आता है कि विसर्ग का लोप कहाँ पर होता है। यहाँ विसर्ग का लोप होता है, कहाँ का होता है? आतो वशी, सूत्र है बहुत ही सरल तरीके से समझने के लिए। आतो वशी से मतलब हुआ आ के बाद असी हो, आ का मतलब आ, जैसे सतो सुनिमा तो रो
बाद ए नहीं होना चाहिए। यहाँ ए के आगे विसर्ग है, और अगर प्लस के बाद ए के अलावा सभी स्वर कोई भी स्वर हो तो भी विसर्ग का लोप होता है। यानी अ के बाद अगर ए के अलावा कोई भी स्वर है तो भी विसर्ग का लोप होता है। जैसे देखो आप बालक धन इत्यादि, तो हमने जो अभी पढ़ा है उसके अनुसार ए के बाद अगर विसर्ग है और बाद में ए को छोड़कर, यहाँ हमने पढ़ा था ए के बाद केवल ए है, यहाँ क्या है, यहाँ ए के बाद ए के अलावा स्वर, ऐसी स्थिति में भी विसर्ग का लोप होता है। जैसे बाल इत्यादि तो बाल इत्यादि, राम आगच्छति राम आगच्छति, इसमें केवल विसर्ग का ही लोप होता है। इस कंडीशन में क्या समझे आप, प्लस से पहले ए हो, बाद में ए के अलावा कोई भी स्वर हो, वहां पर विसर्ग का लोप होता है। और ऊपर वाला क्वेश्चन पढ़ा था आ के बाद दश हो और इसमें ए के बाद ए के छोड़कर कोई स्वर हो तो विसर्ग का लोप होता है। अब नहीं है समास को छोड़कर, नहीं है समास से क्या तात्पर्य हुआ, नहीं है समास है वो नकार से संबंध में होता है। जिस शब्द से पहले ए जुड़ा हुआ है, ए उपसर्ग लगा हुआ है, तो निश्चित रूप में वो नहीं है तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष भी है और नहीं है तत्पुरुष है। जैसे अव्यय असामान्य, तो यह नहीं है समास को जोड़ करके ए से ऐसे अनुसार आपको ये समझना है, एश अगर किसी संधि में एश आए, ये एश है, तो ए के अलावा कोई वर्ण हो बाद में, ए के अलावा कोई भी वर्ण, स्वर नहीं कोई भी वर्ण हो, जैसे उदाहरण देखो एश गच्छति, तो यहाँ केवल विसर्ग का लोप होगा। एश गच्छति तो विसर्ग का लोप होगा, इसके बाद कोई वर्ण नहीं। एश सह तत्र तो से तत्र होगा, केवल स तत्र। इस प्रकार का कोई शब्द आता है, इसका संधि विच्छेद करो अगले शब्द से, तो आपको इसका संधि विच्छेद भी करना है। राम आगच्छति अगर विसर्ग नहीं, जैसे लिख दिया राम आगच्छति, राम के आगे विसर्ग नहीं लगेगा तो समझ लो ये संधि पद है, और विसर्ग लगाया है तो इसका मतलब संधि विच्छेद का पद है। जैसे राम आगच्छति, ये संधि विच्छेद का पद है, संधि कर गई राम आगच्छति करते, जैसे आप शुद्ध रूप है ये। अब हम पढ़ेंगे रोरी, यानी कि स्वर के बाद विसर्ग हो। सामान्य रूप से आपको समझना है, स्वर के बाद अगर विसर्ग हो और बाद में र हो तो विसर्ग का लोप और पूर्व स्वर का दीर्घ रूप होगा। बस ये आपको ध्यान रखना है। विसर्ग के बाद अगर कोई र हो, पहले स्वर है बाद में र है, स्वर के बाद विसर्ग है, तो जो पूर्व स्वर होगा सूत्र के अनुसार सूत्र अच्छे से कवि प्लस रचयति, तो यहाँ विसर्ग स्वर है कवि में ही है या विसर्ग है और बाद में है, तो सूत्र के अनुसार स्वर के बाद अगर कोई विसर्ग है और उसके बाद प्लस के बाद र है, ऐसी स्थिति में पूर्व स्वर का दीर्घ हो जाएगा और विसर्ग का लोप हो जाएगा। दो बात का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, अगर स्वर के बाद पहले विसर्ग है, स्वर के बाद विसर्ग है और बाद में र, ये स्थिति आती है तो आपको विसर्ग तो हटाना ही है, पूर्व स्वर का दीर्घ रूप करना है। कवि रचयति, तो यहाँ बी की मात्रा बड़ी हो गई, देखो आप, और विसर्ग लग गया। इसी का ही आगे उदाहरण देखो आप, बानु रपते, बानु में उ है, स्वर है और छोटा है, मतलब लघु बोलते हैं जिसे भाषा
इस प्रकार हल्के स्तर पर 10वीं के स्टैंडर्ड की ये स्वर संधि में है वो इतने नियम है, आपको बहुत अच्छे से समझना है। मैंने जहाँ तक हो सके मेरी कोशिश में बहुत ही सरल तरीके से पढ़ाने की कोशिश की है। निश्चित रूप में आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ अपनी स्वर संधि पूरी होती है। अगले वीडियो में आप समास के बारे में देखेंगे, हम समास पढ़ेंगे। अगर इस संधि में भी आपको कोई बात कोई सूत्र समझ में नहीं आया है तो निश्चित रूप में आप कमेंट अवश्य करें, मैं आपके कमेंटों का इंतजार करता हूँ। तो आप अपनी समस्या समाधान किसी भी प्रकार का संस्कृत में संधि से संबंधित कोई भी कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। नियमित रूप से वीडियो प्राप्त करने के लिए आप सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल का बटन भी निश्चित रूप में दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।